किसी ईपीआर सिग्नल को फ्रीक्वेंसी स्केल या फील्ड स्केल की बजाय जी स्केल पे रिपोर्ट क्यों करते हैं और इसकी क्या सिग्निफिकेंस होती है। नमस्ते, मेरा नाम दीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, तो बताओ अब हमें क्या पढ़ना है भाई। अब हम पढ़ते हैं पोजीशन ऑफ ईपीआर सिग्नल। अब आपने क्या पढ़ना भाई, देखो भाई, इससे पहले आप क्या पढ़ चुके हो कि ईपीआर सिग्नल की विड्थ, इजंट इट, विड्थ ऑफ ईपीआर सिग्नल आपने पढ़ लिया है ना। ठीक है, अब आपने क्या पढ़ना है पोजीशन ऑफ ईपीआर सिग्नल की। भाई ईपीआर सिग्नल की पोजीशन ही पे इसका आप स्पेक्ट्रम कैसे करते हो प्रेडिक्ट भाई। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि ईपीआर सिग्नल जिस वैल्यू पे आता है वो वैल्यू हम कैसे मालूम करते हैं। भाई सिंपल बात, मान लिया अगर किसी की इलेक्ट्रॉनिक स्पिन मान लिया क्या हाफ है, क्या भाई, तो प्लस हाफ प्लस माइनस हाफ दोनों स्टेट क्या होंगी, डिजेनरेट इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन जब आपने तो क्या अप्लाई कर दिया मैग्नेटिक फील्ड, तो नीचे कौन आ जाएगा हमारे पास माइनस हाफ, ऊपर कौन पहुंच जाएगा प्लस हाफ। ये आपने सारा पढ़ लिया भाई प्रिंसिपल ऑफ ईपीआर स्पेक्ट्रा के अंदर, इजंट इट। तो ये गैप जो था ये हमारे पास बताओ किसमें आया था। इस गैप को आप कैसे लिखते हो भाई, ये गैप क्या है मेरे पास, ये बताओ इस गैप को हम क्या बोलेंगे, डेल्टा न्यू, या भाई डेल्टा न्यू बताओ इसको हम क्या बोलेंगे, डेल्टा न्यू या अलार्म फ्रीक्वेंसी। तो क्या है हमारे पास, ये आएगा जी बीटा बी जेड बाई एच, जी बीटा बी जेड बाई एच हमारे पास ये आएगा ना भाई, कि नहीं आएगा, इजंट इट। तो हमको पता भाई जहां पर बीटा तो क्या है एक कांस्टेंट, जी क्या है स्प्लिटिंग फैक्टर, ये भी कांस्टेंट है भाई, एच भी क्या है एक कांस्टेंट, और बी जेड क्या है अप्लाइड फील्ड। भाई ये क्या है बोर मैग्नेटोन, नहीं आएगा आपको ये। तो अब बताओ भाई, तो अब आप मुझे बताओगे कि जो बी जेड है, अब बताओ अब एनएमआर स्पेक्ट्रम में आपको भाई एनएमआर स्पेक्ट्रम क्या था बताओ आपने फ्रीक्वेंसी का, अब भाई एनएमआर में आप स्पेक्ट्रा कैसे रिकॉर्ड किया करते, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट फील्ड स्वीप, बोलो भाई, या फील्ड कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी स्वीप, ये था तरीका भाई। एनएमआर में आपको हो गए, अरे यही एनर्जी के हमने कहा इस्तेमाल किया था एनएमआर में भाई। अंतर क्या था, यहाँ पर बीटा एन था, यहाँ पर कौन था भाई बीटा एन, और जी क्या था प्रोटॉन का, और एच। ठीक है बात। तो हमारे पास दो तरीके होते हैं, हमको पता है कि जो स्प्लिटिंग है वो फील्ड के ऊपर क्या कर रही है डायरेक्टली। तो आप क्या कर सकते हो भाई, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे एनएमआर में क्या था कि आपने फ्रीक्वेंसी क्या रखी कांस्टेंट और फील्ड को स्वीप कर सकते हो। नहीं समझे बात। मान लो भैया आप सिस्टम के ऊपर क्या डाल रहे हो, आप यहां पर क्या कर रहे हो 10,000 मेगाहर्ट्ज की आप फ्रीक्वेंसी डाल रहे हो, क्या अरे भैया आप 10,000 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हो। ठीक है बात। तो फिर आप क्या करो बताओ भाई, तो इलेक्ट्रॉन्स की प्रिसिशन फ्रीक्वेंसी क्या होगी 10,000 मेगाहर्ट्ज, और गैप भी क्या होगा हमारे पास 10,000 मेगाहर्ट्ज। फिर आपने क्या करना भाई, फिर आप फील्ड को तब तक बढ़ाते जाओ जब तक के स्टेट सेपरेशन क्या ना हो जाए। बताओ भाई, अगर आप फ्रीक्वेंसी कौन सी डाल रहे हो 10,000 मेगाहर्ट्ज की, तो आप तब तक फील्ड को बढ़ाते जाओ जब तक के स्टेट सेपरेशन भी और प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी भी क्या ना हो जाए भाई। जैसे क्या होगा 10,000 मेगाहर्ट्ज से मैच करेगा भाई, जैसे आप फील्ड बढ़ता बढ़ता स्टेट सेपरेशन क्या कर देगा 10,000 मेगाहर्ट्ज, हमको इमीडिएटली क्या मिल जाएगा सिग्नल, और हम वही इंस्ट्रूमेंट को रोक देंगे। नहीं है क्या आपको। या फिर क्या करना भाई, तो यहाँ भी वही तरीका होता है, या तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट फील्ड स्वीप कर लो, या तो क्या करो भाई फील्ड कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी स्वीप कर लो भाई। नहीं आपको या तो फील्ड कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी स्वीप या फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट फील्ड स्वीप। अब आप क्या करो भाई, फील्ड क्या रखो कांस्टेंट, मतलब आपने मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, तो इलेक्ट्रॉन की स्टेट क्या होगी भाई सेपरेट होगी ना। भैया आपने लगा दिया मैग्नेटिक फील्ड, तो इलेक्ट्रॉन की स्टेट्स क्या होगी सेपरेट, माइनस हाफ नीचे प्लस हाफ ऊपर। अब क्या करो, अब रेडियो फ्रीक्वेंसी को भाई तब तक बढ़ाते जाओ
जब तक कि वो इस गैप से मैच ना कर जाए। जैसे ही वो इस गैप से मैच करेगी हमें क्या मिलने लग जाएगा, सिग्नल। आसान है ना भाई, ठीक है। तो आप कहोगे ये तो बिल्कुल वही बात है जो भाई कहा था एनएमआर के अंदर, भाई कांस्टेंट फील्ड पे फ्रीक्वेंसी स्वीप या फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट पे फील्ड स्वीप। लेकिन एक अंतर भाई यहाँ पर, वहां पर आप स्केल क्या लिया करते तो बताओ भाई, वहां पर स्केल क्या करते, मतलब मेथड तो यहाँ भी वही है जो वहां था, मेथड तो यहाँ भी वही है जो वहां था भाई, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट फील्ड स्वीप या फ्रीक्वेंसी स्वीप फील्ड कांस्टेंट। लेकिन वहां पर भाई अगर आपने फ्रीक्वेंसी स्वीप की है तो आप फ्रीक्वेंसी स्केल लिया करते, पता होगा ना आपको भाई। और आपने क्या रखा बताओ भाई, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट फील्ड स्वीप किया है तो आप फील्ड स्केल भी लिया करते। ये कौन सी थी हमारे पास, फील्ड स्केल BZ, और ये कौन थी, फ्रीक्वेंसी स्केल, बताओ ना आपको भाई। तो हमारे पास वहां पर दो स्केल थी, बताओ कौन कौन सी, एक तो फील्ड स्केल, ये क्या था ज्यादा फील्ड, ये क्या है कम फील्ड, और ये क्या है हाई फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी। तो आप कहोगे भाई क्या यहां भी फिर हम भाई कोई क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी स्केल पे स्पेक्ट्रा लेते हैं या फील्ड स्केल पे, ना यहां पर भी ना तुम क्या लेते फील्ड स्केल पे, और ना ही यहां पर जरूरत ही नहीं भाई, आपको यहां पर जरूरत क्यों नहीं है। और यहां पर आपको तो इवन आपको यहां पर रेफरेंस कंपाउंड की भी जरूरत नहीं है क्या, बोलो भाई। पहले तो भाई एनएमआर में रेफरेंस कंपाउंड आपने इस्तेमाल करना पड़ा था, बताओ क्या था, TMS। अब मैं ये बोलूं कि आपको EPR में रेफरेंस कंपाउंड इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, समझ गए बात। बिना रेफरेंस कंपाउंड लिए आप स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड कर सकते हो यहां पर। वो पता है यहां पर स्केल क्या होती है, यहां पर एक्स एक्सिस क्या होता है, बोलो भाई। यहां पर आपने क्या लेना है, G वैल्यू, क्या भाई, क्योंकि अगर आपने फ्रीक्वेंसी वैल्यू इस्तेमाल की, चलो काम करते हैं भाई, आप कहोगे भाई हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी स्केल या फील्ड स्केल हम क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहे, नहीं आएगा आपको भाई। इमेजिन करो भाई कि मान लिया अंजलि, मान लिया भाई जिस इंस्ट्रूमेंट पे काम कर रही है उसमें है 0.3 टेस्ला का फील्ड, क्या भाई 0.3 टेस्ला का फील्ड है, ठीक है बात। अरे बोलो भाई, मान लिया अंजलि भाई जिस इंस्ट्रूमेंट पे EPR स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड कर रही है उसमें फील्ड कौन सा भाई 0.3 टेस्ला, ठीक है। अब मानो भाई इनू जिस इंस्ट्रूमेंट पे काम कर रहे हैं वो है भाई 0.6 टेस्ला का, ठीक है बात। और भाई सोनिया जिस इंस्ट्रूमेंट पे काम कर रहे हैं भाई वो है 0.9 टेस्ला, 0.3 तस्ले भाई, समझा भाई अंजलि काम कर रही है 0.3 टेस्ला, इनू काम कर रहे हैं भाई 0.6 टेस्ला, और सोनिया भाई 0.9 टेस्ला। तो 0.3, 0.6 और 0.9 अलग अलग फील्ड है ना भाई। तो मानो भाई अंजलि ने सिग्नल रिकॉर्ड किया, मान लिया हमारे पास कोई फ्री रेडिकल है, हमारे पास सॉल्यूशन में क्या है कोई फ्री रेडिकल, ठीक है बात। अरे बोलो, तो वो फ्री रेडिकल भाई उसमें एक अनपेयर्ड है ना एक, तो क्या वही पेयर एक्टिव होएगा। तो उसने मान लिया भाई उसने पीक दी 10,000 मेगाहर्ट्ज पे, कितना भाई 10,000 मेगाहर्ट्ज पे। इन्होंने जो सिग्नल रिकॉर्ड किया, बोलो भाई अब तो अब आपको पता है क्योंकि फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड और फील्ड क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भाई। स्टेट सेपरेशन किसके प्रोपोर्शनल है, अप्लाइड फील्ड के। अगर अप्लाइड फील्ड क्या है डबल, तो स्टेट सेपरेशन क्या है भाई डबल आएगा ना। अब अगर मतलब इनू जिस इंस्ट्रूमेंट पे काम कर रही है वहां पर 0.6 टेस्ला है तो वहां पर सेपरेशन क्या डबल आएगा। तो आपका आंसर क्या बताओ भाई, सेम रेडिकल के लिए आपका आंसर क्या आएगा इनू, वेरी गुड 20,000, बोलो भाई 20,000 मेगा हर्ट्ज। नहीं पता आपको पहले भाई, नहीं आपको। अब सोनिया भाई ये काम कर रही है मतलब 0.9 टेस्ला पे, ठीक है। सोनिया भाई क्योंकि यहां पर 3 गुना क्या है स्ट्रॉन्गर फील्ड, तो वही फ्री रेडिकल यहां बताओ कितने सिग्नल देगा 30,000 मेगा हर्ट्ज, ठीक है। अब रेफरेंस कंपाउंड यहां पर मैंने इस्तेमाल करना नहीं, यहां पर भाई रेफरेंस कंपाउंड आपको इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है भाई। तो आप बताओ सेम कंपाउंड क्या भाई सेम क्या, बिल्कुल भाई सेम कंपाउंड है बिल्कुल भाई। लेकिन एक स्टूडेंट क्या आंसर रिपोर्ट कर रहा है कि भाई सिग्नल कितने पे आया है EPR का
10,000 पे। दूसरा स्टूडेंट बोलता है ना 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 तन के बेरा सिग्नल आएगा 20,000 पे। फिर सोनियन को बोलेगी कि तुमने नहीं बेरा क्वेश्चन कुछ सुनो भाई, सिग्नल आएगा 30,000 पे। तो इनमें से कौन सा सही और कौन सा गलत है बताओ भाई किसका आंसर सही है? तीनों का आंसर सही भी है और तीनों का आंसर गलत भी है। सही क्यों है? क्योंकि भाई इन्होंने एक्सपेरिमेंट सही कंडक्ट किया भाई। और गलती सिर्फ ये है क्योंकि सेम कंपाउंड है तो आंसर आपस में मैच करने चाहिए भाई। मेरा आंसर आपस में मैच नहीं करे ना, आंसर आपस में मैच करने चाहिए। सेम कंपाउंड की सेम वैल्यू होनी चाहिए, इजंट इट? अरे बोलो भाई। तो अब तो एक काम किया जाए भाई कि यहाँ पर यानी अच्छा एक बात और, यानी अगर मान लिया भाई तीनों इंस्ट्रूमेंट में क्या है अलग अलग फील्ड, अंजलि क्या बेटा, अगर तीनों इंस्ट्रूमेंट्स में क्या है अलग अलग फील्ड है 0.3, 0.6, 0.9, तो उसी फ्री रेडिकल के लिए क्या आप तीनों भाई डिफरेंट आंसर प्रोवाइड नहीं कर रहे क्या? तो टीचर तो अपना सर पकड़ लेगा। बात आपको पहले पढ़ रही है कि भाई तीनों के आंसर क्या अलग अलग आ रहे हैं। अच्छा सिमिलरली भाई, तो अगर मान लिया भाई आप अगर ये मानो और अरे मान लिया फील्ड स्वीप वाले होते क्या, तो भाई फील्ड स्वीप वाले, तो मान लिया आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हो 10,000 मेगाहर्ट्ज वाला, और इनू भाई 20,000 और सोनिया 30,000, तब आपकी वैल्यू किस पे आती 0.3, 0.6, 0.9। यानी अगर आप भाई अगर मान लिया फील्ड कॉन्स्टेंट है तो आपकी फ्रीक्वेंसी वैल्यू लगेगी। यानी अगर आप फ्रीक्वेंसी वैल्यू रिपोर्ट करते हो तो भी क्या है वो अलग अलग भाई। और आप कहते ना, तो भाई आप बताओ अगर भाई 0.3, 0.6, 0.9 टेस्ला वाले इंस्ट्रूमेंट है तो फ्रीक्वेंसी पे और फ्रीक्वेंसी स्वीप कर रहे हैं हम, तो तीनों के आंसर कहेंगे भाई अलग अलग आए ना। और अगर मान ले भाई हमारे पास फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट वाले इंस्ट्रूमेंट है, एक इंस्ट्रूमेंट क्या 30,000 वाला, एक कौन सा है 20 वाला, एक कौन सा भाई 10,000 वाला, तब उनके आंसर कहेंगे फील्ड स्केल पे। आप कहोगे भाई फ्री रेडिकल कहाँ एब्जॉर्ब करता है 0.3 टेस्ला, 0.6 टेस्ला, यानी आप फील्ड स्केल रिपोर्ट करो तब भी आंसर मिसमैच है, और आप भाई फ्रीक्वेंसी स्केल पे आंसर रिपोर्ट करो तो भी आंसर क्या है मिसमैच है। समझे बात? तो आप क्या होगे, आपको फिर तो भाई काम क्या है, आपको फिर आप फिर काम करो भाई। लेकिन अगर मैं बताओ इस फील्ड वैल्यू को मैं इसको जी के लिए भाई रीअरेंज करूं तो भाई आप यहां से इसका जी निकाल लो। क्या भाई इस फॉर्मूले में से आप क्या करो इसका भाई जी निकाल लो। बताओ इसका जी क्या आ जाएगा, इसका जी आ जाएगा बताओ क्या भाई, तो एच डेल्टा न्यू क्या है ये, और बीटा बी जेड आ गया ना भाई। अब आप बताओ भाई एच बी कॉन्स्टेंट बीटा भी क्या होता है भाई, एच बी कॉन्स्टेंट बीटा भी क्या भाई कॉन्स्टेंट। भाई यहां पर एच और बीटा ये दोनों तो कॉन्स्टेंट है ही हैं, ये तो भाई तीनों में क्या आएगा सेम आएगा ना, ये तो भाई तीनों स्टूडेंट्स क्या करेंगे सेम वैल्यू यूज करेंगे। अब यहां बताओ क्या पुट करना आपने, अरे कितना भाई 10,000, तो यहां पर क्या आएगा 0.3, 10,000 बाई 0.3। अब ये तो कॉन्स्टेंट सब में है, 10,000 बाई 0.3 क्या वही नंबर नहीं आएगा जो 20,000 बाई 0.6 और 30,000 बाई 0.9 आएगा भाई। नहीं बात आपको पहले पड़ी, तो भाई हमारे पास तो फिर क्या गया। तो अगर आप इनके भाई अगर आप उस फ्री रेडिकल का जी रिपोर्ट करो, बोलो भाई आप उस फ्री रेडिकल के लिए फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब नहीं या फील्ड रिक्वायर्ड नहीं, क्या भाई जी वैल्यू रिपोर्ट करो। तो जी वैल्यू निकालने के लिए भाई वो तो करना ही क्या पड़ता है, फ्रीक्वेंसी को फील्ड से भाग करना पड़ता है, और ये सब में क्या आएगा एक साथ। तो जी वैल्यू क्या हुई इसकी, तो तीनों के इसमें जी वैल्यू क्या हुई सेम रिपोर्ट नहीं हुई क्या। तो आप कहोगे ये आइडिया हमको एनएमआर में क्यों नहीं आया, भैया पे बोल सकते हो कि एनएमआर में हमको ये आइडिया क्यों नहीं आया भाई, तो उसकी वजह है। अरे तो ये आपको आगे नहीं आया भाई क्योंकि आपने आप कहोगे फिर हम इसे अब समझे आपको यहाँ पर भाई आपको यहाँ पर रेफरेंस की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि बिना रेफरेंस ही आप एक स्पीशीज को दूसरी से सेपरेट कर सकते हो भाई। मान लिया हमारे पास सैंपल में, मान लिया हमारे पास जो सैंपल है, मान लिया हमारे पास जो क्या भाई सैंपल है उसमें एक फ्री रेडिकल है, बोलो भाई, और एक हमारे पास क्या है ट्रिपलेट कार्बीन क्या है, तो दोनों के जी क्या होंगे अलग अलग, उनकी वैल्यू क्या है भाई अलग अलग। नहीं है क्या आपको भाई, अब समझे आपको यहाँ पर भाई रेफरेंस कंपाउंड की यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्यों नहीं है।
क्योंकि जी वैल्यू क्या है उनकी, अलग अलग आएंगे। यहाँ ना आपको समझिए, तो आपके दिमाग में आएगा ये क्या बोलते हैं भाई, ब्रिलियंट आइडिया हमको NMR में क्यों नहीं आया? भाई NMR में ये आइडिया काम का नहीं था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो स्पीशीज जो आप स्टडी कर रहे हो उनकी जी वैल्यू क्या है, अलग अलग, तो उनको सेपरेट करना क्या भाई? वहां पर आप क्या कर रहे हो भाई, अगर मान लिया आपने वहां पर कार्बन को किससे सेपरेट करना है, प्रोटॉन से, बोलो भाई, तब तो ये मेथड ठीक है आपको भी कार्बन सिग्नल और किसका भाई, प्रोटॉन का, क्योंकि जी वैल्यू क्या होती है, अलग अलग। लेकिन आप वहां पर कार्बन को प्रोटॉन से सेपरेट नहीं करना है, प्रोटॉन को प्रोटॉन से सेपरेट करना है। नहीं आपको समझा भाई, प्रोटॉन को प्रोटॉन से सेपरेट करना होगा वहां पर, नहीं आपको, और जो उनकी जी वैल्यू क्या होती है, सेम, इसलिए आप वहां पर ये वैल्यू इस्तेमाल आप इन कहोगे इस प्रोटॉन का जी ए, इसका यार जी सब सेम होता है प्रोटॉन का भाई, नहीं है क्या आपको? नहीं है ना आपको समझ में? अब समझे भाई ये आइडिया वहां पर काम, वहां पर इसने काम क्यों नहीं किया? वहां पर हमको बताओ क्या करना पड़ता भाई, या तो फील्ड स्केल या भाई क्या फ्रीक्वेंसी स्केल, और वो वैल्यू क्या आती है, बहुत क्लोज आती है, फिर वहां पर रेफरेंस कंपाउंड मिलाओ, केमिकल शिफ्ट, वो फलाना ढिमकानो सारा ताम जाम था। लेकिन वो वैल्यू वो काम भाई यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप क्या करो सिंपली भाई, बताओ आपने तो कमाल की बात क्या भाई कि NMR का ऑलमोस्ट सारा मैकेनिज्म क्या होता है, सेम। किसके भाई? EPR का सारा मैकेनिज्म ऑलमोस्ट क्या भाई NMR के सेम ही है। एक तो क्या डिफरेंस है, यहाँ पर भाई रिलैक्सेशन फास्ट होता है, स्टेट सेपरेशन क्या भाई उल्टा, भाई स्टेट सेपरेशन क्या है, ज्यादा है, स्टेट सेपरेशन पर क्या भाई ज्यादा है, और उल्टा पैटर्न होता है, क्या होता है यहाँ पर भाई, नेगेटिव हमेशा नीचे, पॉजिटिव हमेशा ऊपर होता है। और एक बताओ क्या होता है यहाँ पर भाई, यहाँ पर किसी केमिकल शिफ्ट की रिक्वायरमेंट ना होती भाई, समझे बात, यहाँ पर कोई रेफरेंस कंपाउंड की जरूरत ही नहीं भाई। और यहाँ पर एक्स एक्सिस ना, यहाँ पर रिकॉर्ड तो क्या करते हैं, कांस्टेंट फील्ड फ्रीक्वेंसी स्वीप या फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, लेकिन रिपोर्ट करते हैं किसी को भी, सिग्नल तो कैसे रिकॉर्ड करते हैं, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट फील्ड स्वीप या फील्ड कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी स्वीप, लेकिन रिपोर्ट ना तो फ्रीक्वेंसी स्केल पे करते हैं स्पेक्ट्रा, ना ही फील्ड स्केल पे। रिपोर्ट किस पे करते हैं, जी स्केल पे, जी निकाल के रिपोर्ट हो इसका भाई, नहीं है क्या आपको भाई? अरे बोलो, ठीक है। अगर मान लिया, अच्छा आप बताओ भाई, अगर मान लिया आप नेट का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, और EPR क्वेश्चन आ जाए और वहां से जी वैल्यू भाई, वहां से उस भाई कोई जी वैल्यू पूछ रखी हो और आपके पास जी वैल्यू आ जाए, तो आप क्या कहोगे, क्या जी आया, मैं जी आया और नहीं और बता दोगी भाई, है ना, जी आया नहीं जी आया, ओके। अरे बोलो, हम कह सकते हो जी की वैल्यू आ चुकी है, नहीं समझे बात भाई? तो यहाँ पर एक्स एक्सिस क्या होता है भाई, जी स्केल पे, तो ध्यान रखियो भाई, यहाँ पर पोजीशन ऑफ EPR सिग्नल क्या होती है, जी स्केल पे रिपोर्ट होती है भाई। आसान है कि मुश्किल है? ठीक है, तो क्या करना है, तो सिग्नल कैसे रिपोर्ट करते हैं कि जो भी फ्रीक्वेंसी आए ना, क्या करो उसको भाई, जो भी फ्रीक्वेंसी है क्या करो उसको, बोलो भाई, किससे भाग करके, फील्ड वैल्यू से यहां पुट कर दो भाई, फ्रीक्वेंसी वैल्यू यहां पुट कर दो, फील्ड वैल्यू यहां पर, एच और बीटा आपको पता है भाई, हमारे पास क्या जाएगी उसकी, जी वैल्यू, ठीक है। तो सिग्नल्स को आपने यहाँ पर भाई जी वैल्यू पर रिपोर्ट करना है। और आप मुझे बताओ भाई, किसी फ्री इलेक्ट्रॉन, और मैं आपको बताऊं भाई, ये आंसर बिल्कुल सही देगा क्या, बोलो भाई। अब आप इससे नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन का जी कितना होता है बताओ भाई, हम बोलते हैं ना फ्री रेडिकल, क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल, क्यों भाई बताओ भाई, फ्री रेडिकल वहां पर एक क्या होता है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आप एक काम करो भाई, हमें क्या पता भाई फ्री रेडिकल में इलेक्ट्रॉन फ्री है कि नहीं है, तो ध्यान रखिए, मैं आपको बताऊं, किसी भी फ्री इलेक्ट्रॉन का, पहले बताओ भाई फ्री इलेक्ट्रॉन होता क्या है। देखो, अगर किसी इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, मैं आपको तो मैं आपको नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन का आपको आइडिया देता हूँ कि क्या होता है। अगर मान लिया हमारे पास इलेक्ट्रॉन, उसके पास स्पिन मोशन भी है और उसके पास भाई ऑर्बिटल मोशन भी है, और मैंने आपको नहीं एक देसी तरीका बताया भाई स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन बताने का,
वो क्या होता है? आपने शक्तिमान सीरियल देखा है ना? तो शक्तिमान भाई अगर अपनी जगह पे रह के घूमता है, हु पता ना सब ये, तो क्या भाई? स्पिन मोशन, समझे बात? लेकिन भाई जब वो चलता है ऐसे, अरे भाई वो, तो वो क्या उसकी एक तरह से ऑर्बिटल मोशन, अरे स्पेस में चलना भाई, वो क्या उसकी ऑर्बिटल मोशन। जब वो अपनी जगह पर घूमता है तो क्या है? स्पिन मोशन। और जब वो भाई सिंपली चलता हो तो क्या होती है? ऑर्बिटल मोशन। लेकिन अगर वो क्या होता है ना, ऐसे घूमते घूमते भी चलता है ना, वैसे अरे घूमते घूमते ऐसे घूमते घूमते खू 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 पता होगा ना, ऐसे उड़ता रहता है, ठीक है? तो क्या है? तो हम क्या बोले वहां पर? स्पिन मोशन एज वेल एज ऑर्बिटल मोशन। तो आमतौर पे क्या होता है, तो वहां पर तो भाई शक्तिमान तो ये होता है कि शक्तिमान जिस रफ्तार से घूमता है, बोलो भाई अरे जैसे वो स्पिन करता है, वो ऐसे उड़ते हुए क्या करता है, उसकी स्पिन पे कोई फर्क नहीं पड़ता ना भाई। बोलो भाई, तो क्या लगता है कि उसके स्पिन मोशन और उसके ऑर्बिटल मोशन क्या है? आपस में इंटरेक्ट नहीं करी, उसमें क्या है? डीकपलिंग। बोलो भाई, लेकिन भाई आम इंसान के साथ ऐसा नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्पिन करो तो आप एक पर्टिकुलर रफ्तार से स्पिन कर सकते हो। भाई आप स्पिन करो तो आप एक पर्टिकुलर रफ्तार से स्पिन कर सकते हो भाई। और एक आप भागो भाई, अरे रेस लगाओ भाई, इजंट इट? तो हम एक पर्टिकुलर रफ्तार से रेस कर सकते, इजंट इट? लेकिन मैं ये बोलूं कि भाई घूमते घूमते भागो, बोलो भाई स्पिन करते करते क्या करो भाई? रेस लगाओ, तो क्या हमारी रफ्तार भाई कम नहीं हुई क्या? भाई हमारा धड़ाका भी लग सकता भाई। अगर मैं से घूमते घूमते भाई, अरे घूमते घूमते मैं से भाई भागने ट्राई करूंगा तो भाई गिर जाए क्या? तो पक्की बात है भाई। तो हमको पता है स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन भी क्या होता है। तो अगर आप भाई दोनों काम एक साथ करने ट्राई करो भाई, अगर हम भाई घूमते घूमते दौड़ लगाएं तो भाई हमारी ना तो उतनी अच्छी दौड़ होएगी और ना ही भी उतनी अच्छी, बोलो भाई, स्पिन मोशन, इजंट इट? अब आप कैसे मानो भाई, मान लिया एग्जाम है, मान लिया आप डांस कर रहे हो एग्जाम, नहीं मान लिया आप पेपर कर रहे हो भाई, साइलेंस भाई, मान लिया आपका पेपर सेमेस्टर का, आप एग्जाम कर रहे हो, अगले दिन पार्टी है तो आपने एग्जाम कर दिया, ठीक है? बता रहा हूं बैठ के भाई, अगले दिन पार्टी आप डांस कर रहे हो, उससे नेक्स्ट डे एग्जाम भी और पार्टी भी है, तो आपसे पूछूं भाई क्या आप डांस करते करते एग्जाम कर सकते हो क्या? भाई एक आध क्वेश्चन चलो भी लिख भी दिया, डांस किया थोड़ा बहुत टाइम बचा नहीं, लेकिन उतना एफिशिएंट नहीं होगा ना। तो दोनों मोशन आप क्या करते हो? इंटरेक्ट। तो सिमिलरली क्या होता है भाई, तो अगर मान लिया स्पिन मोशन को, अगर किसी के पास ऑर्बिटल मोशन हो ही ना, अगर किसी के पास ऑर्बिटल मोशन हो ही ना, तो वो तो पक्की बात क्या है? फ्री है भाई स्पिन करने के लिए, नहीं समझे बात? तो भाई फ्री इलेक्ट्रॉन कौन सा होता है बताओ? या तो जिसके पास ऑर्बिटल मोशन हो ही ना, बोलो भाई, और या फिर ऑर्बिटल मोशन हो लेकिन वो स्पिन मोशन से इंटरेक्ट ना करती हो, जैसे शक्तिमान। ऑर्बिटल मोशन घूमते घूमते उड़ता भी है, घूमते घूमते उड़ता भी है, लेकिन उसे घूमने की रफ्तार पर असर नहीं पड़ता। तो फ्री इलेक्ट्रॉन तो कौन सा होगा? बोलो भाई, जिसके पास या तो क्या हो? स्पिन मोशन हो ही ना, क्योंकि तब भाई स्पिन मोशन को कोई अफेक्ट करने वाला है ही नहीं। और भाई अगर ऑर्बिटल मोशन है लेकिन भाई वो स्पिन मोशन से इंटरेक्ट नहीं कर पा रही, तो भी क्या हो जाएगा हमारे पास? फ्री इलेक्ट्रॉन। नहीं समझे बात? तो मैं आपको बताऊं भाई, फ्री इलेक्ट्रॉन का जी पता कितना होता है? हमेशा 2। फ्री इलेक्ट्रॉन का जी हमेशा बताओ कितना होता है? 2 होता है। बताओ कैसे? आप बताओ भाई, हमारे पास बताओ भाई, हमारे पास बताओ जी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? पहले बताओ, थ्योरेटिकली पता करो, थ्योरेटिकली पता करो कि फ्री इलेक्ट्रॉन का जी कितना होता है। क्या 3/2 प्लस, बताओ क्या होता है? S इंटू S+1 माइनस L इंटू L+1 और 2J इंटू J+1, ठीक है? अब बोलो भाई, अब मैं ये कहूं कि हमारे पास भाई हाइड्रोजन एटम, हमारे पास क्या हाइड्रोजन एटम, बताओ पता करो भाई, हाइड्रोजन एटम में ये इलेक्ट्रॉन फ्री है कि नहीं है? हाइड्रोजन एटम में ये इलेक्ट्रॉन फ्री है कि नहीं है? बताओ कैसे मालूम किया जाएगा भाई? इसके लिए स्मॉल एल कितना है भाई? एस ऑर्बिटल में है ना, स्मॉल एल कितना है? 0, और स्मॉल एस भी कितना है? हाफ। तो भाई इलेक्ट्रॉन एक ही है, तो इंडिविजुअल एल और इंडिविजुअल एस ही क्या है?
रिजल्टेंट एल और रिजल्टेंट एस। तो एल भी क्या है 0 और एस भी क्या है हाफ। तो जे कितना है मेरे पास, तो ध्यान से देखो भाई ऑर्बिटल मोशन है ही नहीं, तो स्पिन मोशन क्या है हमारे पास हाफ, सॉरी टोटल मोशन क्या है मेरे पास हाफ आ गई भाई। अब बताओ क्या है हमारे पास ये, तो हाफ हाफ। अब बताओ भाई काम करो, अब भाई तो एस पे कितना है हाफ 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 0 0 भैया बताओ बताओ मेरे पास क्या है, तो 3/2 प्लस हाफ क्या होता है, अरे भैया हाफ प्लस हाफ क्या हो गया 3/2 इंटू हाफ 3/4 आ गया, और इंटू ये क्या फ्लिप हो जाएगा ना नीचे वाला, अरे -0, ये तो क्या है मेरे पास ये, और ये भी कितना हाफ है, तो हाफ प्लस 1 क्या हो गया, हाफ प्लस 1 क्या हो गया 3/2 3/2 इंटू 1/2 3/4 नहीं 3/4 को इंटू क्या है ये, तो 3/2 है क्या 3/2, तो क्या हुआ फ्लिप हो गया 2/3 इजंट इट। अब बताओ क्या मेरे पास ये 3 कैंसिल 2 एक कम 2, अब बोलो क्या है मेरे पास ये क्या है भाई, अरे क्या ये 1/2 आ गया ना 1/2 आ गया 3/2 प्लस 1/2 क्या है हमारे पास 2। तो याद रखियो भाई फ्री इलेक्ट्रॉन का जी क्या होता है हमेशा 2। और कई बच्चे सोचते हैं भाई कि एक फ्री हो ना तो एक का होता है क्या बोलते हैं भाई ये जी की वैल्यू 2 क्या होती है, सिर्फ एक के लिए होती है। अरे भाई अगर हमारे पास क्या हो 5 अनपेयर्ड भाई क्या हो बस 5 अनपेयर्ड हो तब भी क्या रहेगा हमारे पास G2 रहेगा भाई। बताओ कैसे, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या हो मैग्नीज 2 पॉजिटिव, क्या भाई मैग्नीज, तो यहां बताओ क्या होता है भाई, यहां पर ये होता है ना 1 2 3 4 और 5, तो +2 +1 0 -1 -2 है ना हमारे पास ये। तो यहां बताओ मेरे पास क्या है, यहां काम करो या अब यहां पर एल यहां भी क्या है बताओ, बच्चे सोचते हैं भाई कि यहां पर सिर्फ क्या पुट करने पर एस और जे हाफ पुट करने पर तभी क्या आएगा मेरे पास 2 आएगा ना ना भाई, चाहिए अगर एल जब तो क्या है 0, आप एस यहां पर कुछ भी पुट करो हमेशा क्या आएगा जी। बताओ फॉर एग्जांपल यहां एल कितना है 0, अरे भाई क्योंकि एल यहां पर 0 कैसे है, अरे भाई एल जेड क्या है मेरे पास 0 आ गया, तो एल भी क्या है यहां पर 0 आ गया, सारे कैंसिल करके क्या। अब बताओ यहां पर एस कितना आया, एस कितना आया प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, तो एस जेड क्या आया +5/2, तो एस जेड +5/2 है तो -5/2 तक पूरी सीरीज एग्जिस्ट करेगी ना, तो एस क्या आया 5/2, तो जे कितना आया एल है एस है तो जे क्या है 5/2। एक काम करो आप यहाँ पर 5/2 5/2 5/2 5/2 0 0 पुट करियो, अब भी क्या है मेरे पास 2 आएगा भाई, समझे बात। तो भाई हमको कंफर्म्ड है जब भी ऑर्बिटल मोशन क्या होती है 0, तो जी क्या बनता है 2, और ऑर्बिटल मोशन नो है मतलब क्या होता है कि वो स्पिन मोशन को अफेक्ट नहीं कर सकती भाई, तो फ्री इलेक्ट्रॉन जी कितना होता है 2 होता है। अब भाई अब चेक करते हैं भाई कि फ्री रेडिकल वास्तव में फ्री है क्या, बोलो भाई, अरे घर तो फ्री, बोलो भाई घर तो फालतू, तो चेक करो भाई कि फ्री इलेक्ट्रॉन की फ्री रेडिकल फ्री है कि नहीं है, कैसे मालूम करोगे बताओ भाई, हाउ कैसे मालूम किया जाए कि बताओ क्या ये फ्री, कैसे भाई, आप इसका ईपीआर लो, आप क्या करो भाई इसका भाई, आप फ्री रेडिकल का क्या करो भाई, अरे भाई आपने क्या करना है, नहीं है क्या आपको भाई, आपने इस फ्री रेडिकल का आपने क्या कंसिडर किया बताओ भाई, बताओ आपने इसका ईपीआर लिया और वहां से आपने इसका जी निकाला, ठीक है, क्या हम इसका जी निकाला भाई, ठीक है, तो भाई मैं आपको बताऊं इसका जी आया 2.0023, क्या तुम क्या बोलेंगे भाई कि कमोबेश क्या है ये फ्री, भाई ऑलमोस्ट फ्री तो गया, थ्योरेटिकल जी क्या होता फ्री का 2, और एक्सपेरिमेंटल जी बोलो भाई रेडिकल में कितना है हमारे पास 2.00, ऑलमोस्ट क्या 2 ही तो है, तुम क्या कहेंगे
कि भाई फ्री रेडिकल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऑलमोस्ट क्या होता है, फ्री होता है। नहीं है क्या आपको? अरे बोलो भाई, नहीं समझे बात? तो ऐसे भाई आप तो ध्यान रखियो कि ये सब का बताओ G2 कब आएगा, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का G क्या आएगा हमारे पास, 2 आएगा। ठीक है बात? तो जितना अगर G भाई 2 से अगर J डिविएट, मैं तो G की वैल्यू भाई 8 तक भी पहुंच जाती है। क्या भाई? G की वैल्यू 8 तक भी पहुंच जाएंगी भाई। लेकिन ये पक्की बात है, जब भी G क्या करे 2 से कम या 2 से क्या हो ज़्यादा, तो हम समझ जाएंगे भाई कि यहाँ पर स्पिन मोशन के लिए नहीं है, यहाँ पर तो क्या भाई स्पिन मोशन ने क्या किया है, इंटरेक्ट किया किससे भाई, ऑर्बिटल मोशन से। अब वो एडिटिव फैशन में हो सकती है, वो भाई सब्ट्रैक्टिव फैशन में हो सकती है। नहीं है क्या आपको भाई? तो भाई आप और अब बताओ, नहीं है आपको? तो बताओ भाई, तो जहां भी स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग होगी, जहां पर भी स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग होगी, तो फिर तो G2 कहाँ आएगा बताओ? यानी भाई इलेक्ट्रॉन, भैया तो इलेक्ट्रॉन कहाँ है भाई? अगर इलेक्ट्रॉन के पास इंडिविजुअल ऑर्बिटल मोशन ही ना है, तब हमारे पास क्या आएगा G2। क्यों भाई? अगर इलेक्ट्रॉन के पास इंडिविजुअल ऑर्बिटल मोशन ही ना है, तो उसके पास रिजल्टेंट ऑर्बिटल मोशन भी ना हो भाई, तो G कितना 2। मेरे कह सके कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन कहाँ हो, एस ऑर्बिटल में। कहाँ पर भाई? एस ऑर्बिटल में। अगर इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में है तब तो G2 आना ही आना है। लेकिन भाई इलेक्ट्रॉन P, D या F में होके भी क्या सकता है G, इलेक्ट्रॉन P, D, F में ऑर्बिटल में हो तब भी G क्या सकता है 2। आपको कैसे कैसे भाई? ऐसे कि इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, इंडिविजुअल ऑर्बिटल मोशन तो है इलेक्ट्रॉन के पास भाई, इंडिविजुअल ऑर्बिटल मोशन तो है, लेकिन रिजल्टेंट ऑर्बिटल मोशन ना हो। फॉर एग्जांपल आपके पास क्या था, Mn2 पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन कहाँ है, कहाँ है इलेक्ट्रॉन भाई? डी सब शेल में। डी सब शेल का एल कितना होता है 2, यानी कि भाई इलेक्ट्रॉन्स के पास इंडिविजुअल ऑर्बिटल मोशन तो है, समझे बात? लेकिन वो इंडिविजुअल ऑर्बिटल मोशन आपस में कट मर गई और हमारे पास रिजल्टेंट ऑर्बिटल मोशन क्या आती है 0। तब भी क्या आएगा भाई हमारे पास? तो आप कह सकते हो भाई, तो जिनका भी टर्म सिंबल क्या होगा, एस टर्म सिंबल क्या होगा, जिनका टर्म सिंबल क्या होगा एस टर्म सिंबल, क्योंकि एस टर्म सिंबल के लिए एल कितना होता है 0, उन सब में हमारे पास G क्या आएगा 2। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि इलेक्ट्रॉन के पास रिजल्टेंट ऑर्बिटल मोशन भी हो, तब भी G2 आ सकता है। क्या भाई? तो भाई एक तो अगर इंडिविजुअल ऑर्बिटल मोशन ही नहीं है, तब तो G2 आना ही आना है। लेकिन भाई अगर इंडिविजुअल ऑर्बिटल मोशन हो तब भी G2 आ सकता है। कैसे भाई? अगर इंडिविजुअल ऑर्बिटल मोशन कैंसल आउट कर जाए, और ये कब होता है, P3, D5, F7। नहीं है क्या आपको भाई इस टाइप के केसेस में, जो कंप्लीटली ऑफ फील्ड, नहीं है क्या? और मैं ये कहूँ इलेक्ट्रॉन के पास रिजल्टेंट ऑर्बिटल मोशन भी है, तब भी कई बार G2 आ जाता है। हाउ भाई? क्योंकि ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में कई बार क्या होता है G की, अरे भाई ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में आपको कई बार G की वैल्यू 2 देखने को मिलती है, 2 के आसपास, जबकि भाई वहां पर कंप्लीटली हाफ फील्ड ऑर्बिटल नहीं है। तो ऐसा क्यों भाई? क्योंकि वहां पर स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग से, क्या भाई स्पिन ऑर्बिटल, अरे भाई जो हमारे पास क्या हो लिगेंड फील्ड, क्या हमारे पास क्या भाई लिगेंड फील्ड, वो लिगेंड फील्ड वो बताओ क्या करेगा, वो स्पिन मोशन को ऑर्बिटल मोशन से क्या कर देगा, डीकपल। नहीं है आपको भाई? भाई वो स्पिन मोशन को ऑर्बिटल मोशन से तो क्या कर देगा भाई, डीकपल कर देगा। मतलब मोशन दोनों है लेकिन वापस में इंटरेक्ट नहीं कर पा रही भाई। अरे भाई आपने पढ़ा था ना इनऑर्गेनिक के अंदर कि भाई अरे स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग हो या ना हो, पता हो ना आपको भाई? यानी क्रिस्टल फील्ड से क्या कर सकते हो, यानी इसके पास स्पिन मोशन भी है, रिजल्टेंट स्पिन मोशन भी है, रिजल्टेंट ऑर्बिटल मोशन भी है, तब भी कई बार G की वैल्यू 2 आ सकती है। हाउ इज इट पॉसिबल भाई? क्योंकि लिगेंड फील्ड इतना स्ट्रॉन्ग हो कि वो ऑर्बिटल मोशन को स्पिन मोशन से कपल ही ना करने दे भाई।
इंटरेक्ट ही ना करने दे, उस केस में तो क्या है हमारे पास, बताओ भाई, उस केस में हमारे पास g की वैल्यू बताओ क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। नहीं है ना आपको समझ, अरे बोलो। तो भाई इसके फायदे बहुत हैं क्या, अरे भाई इसके फायदे क्या हैं, बहुत सारे हैं भाई, ठीक है। एक तो आपको बताऊं भाई, देखो आप जो डिफरेंट स्टेट, मैं आपको बताऊं भाई, आप जी वैल्यू निकाल के जो स्पेक्ट्रल फीचर्स होते हैं उनके ऊपर कमेंट कर सकते हो, पता होगा ना आपको इस चीज़ का। दूसरा, जी वैल्यू के बेसिस पे आप जो पार्टिकल्स की अवेलेबिलिटी है किन स्टेट्स में है, क्योंकि आपको पता भाई अलग अलग टर्म सिंबल्स के अलग अलग क्या होते हैं जी। अरे भैया आपको पता होगा ना, हमारे पास जो क्या होते हैं मॉलिक्यूलर, अरे हमारे होते हैं एटॉमिक टर्म सिंबल, क्या होता है एटॉमिक टर्म सिंबल्स, क्या उनकी भाई जी अलग अलग होते हैं उनके जी, बताओ कैसे, अरे क्या उनके जी अलग अलग नहीं होते क्या। मान लिया यहाँ पर जो दो स्टेट है, यहाँ मान लिया क्या है 5D0, यहाँ बताओ क्या 7F, अरे ये कौन सी है 7F6, ये क्या 5D, अरे ये कौन सी मान लिया 3F, ये कौन सी है 3F2, ये कौन सी है 3F3, ये कौन सी है 3F4, टर्म सिंबल भाई। तो क्या इनके इनके L, S और J क्या है अलग अलग, तो इनकी G वैल्यूज भी क्या होंगी अलग अलग। तो आप इनकी भाई G वैल्यूज EPRs उनके ऊपर कमेंट कर सकते हो। नहीं आएगा पसंद है आपको, अरे बोलो भाई, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको पहले पड़ गया भाई, अरे मेरे ख्याल से आपको पहले पड़ गया ना भाई, ना नहीं आया आपको ये। तो यहाँ पर भाई जो पोजीशन ऑफ NMR सिग्नल है वो बताओ कैसे होती है, यहाँ पर पोजीशन ऑफ NMR सिग्नल क्या होती है बताओ कैसे, G स्केल पे, ना X ना तो भाई क्या फील्ड स्केल पे और ना ही फ्रीक्वेंसी स्केल पे, और ना यहाँ पर हमको किसकी हमको भाई रिक्वायरमेंट होती है रेफरेंस कंपाउंड की, इजंट इट, ठीक है। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।